के अंतर्गत जो इतिहास विषय है, इस इतिहास विषय के बारे में क्या करेंगे, बहुत ही विस्तृत से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप सभी को 14 नवंबर अर्थात बाल दिवस की बहुत बहुत बधाई। आप अपने जीवन में आगे बढ़ें इसी मंगल कामना के साथ। आज जो हम लोग का जो सामाजिक विज्ञान जो है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हम लोग इतिहास चैप्टर में जो हमने पढ़ा, यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके बाद समाजवाद और साम्यवाद, और आज हम लोग इस कड़ी में है कौन, भारत में राष्ट्रवाद। यानी कि जो भारत में जो राष्ट्रवाद, यानी कि भारत में जो स्वतंत्रता हुई, जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसी के दरमियान क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि आखिर भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, भारत में कहाँ से किस, आखिर ये राष्ट्रवाद तो हमने पढ़ा था कि राष्ट्रवाद का जो क्या होता है, जो शुरू हुआ तो कहाँ से, फ्रांसीसी क्रांति से शुरू होता है, और फ्रांसीसी क्रांति का असर क्या होता है, भारत में क्या होता है, पड़ता है, और भारत के लोग क्या होते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं। और चूंकि भारत में क्या था, अंग्रेजों का शासन जो चल रहा था, उसे लड़ने के लिए, उसे उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग क्या होते हैं, तब अंततः 15 अगस्त 1947 को क्या हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। इसी कड़ी क्या करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे। ये जो भारत में जो राष्ट्रवाद जो होता है, यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत क्या होते हैं, हम लोग इसके बारे में क्या चर्चा करते हैं। तो इसी में क्या करेंगे हम लोग, आज कड़ी में क्या करते हैं, शुरू करते हैं कहाँ से, भारत में राष्ट्रवाद। और भारत में राष्ट्रवाद के जितने भी अस्मरणीय तथ्य होगा, उन सारे अस्मरणीय तथ्यों का करते हुए, पढ़ते हुए, कवर करते हुए, तब फिर कहाँ बढ़ेंगे हम लोग, इस चैप्टर के जितने जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है, बीबीआई ऑब्जेक्टिव जो है, उससे क्या करेंगे, हम लोग कवर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं कहाँ से, भारत में राष्ट्रवाद। देखिए ध्यान से देखा जाए, भारत में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद जो हुआ, इसी भारत में राष्ट्रवादी क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और अभी का हुई जुड़िए, और भारत में राष्ट्रवाद के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का करेंगे हम लोग, एक एक करके क्या करेंगे, कवर करेंगे, ताकि एक भी प्रश्न का हो छूटे नहीं। और इस तथ्य के साथ इस चैप्टर के जितने अस्मरणीय तथ्य हैं, उन सारे तथ्यों को हम लोग क्या कर देंगे, कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रवाद की चेतना का मुख्य कारण क्या था, तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था से उत्पन्न असंतोष। अर्थात भारत में राष्ट्रवाद कब उत्पन्न हुआ, काहे उत्पन्न हुआ, किस लिए उत्पन्न हुआ, तो अगर भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था से लोग क्या रहते, असंतोष नहीं रहते, तो भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन होता नहीं। अब चूंकि वो रहते नहीं तो आंदोलन होता क्या है, यह तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था से ही उत्पन्न असंतोष के कारण ही क्या होता है, भारत में राष्ट्रवादी चेतना क्या होता है, शुरुआत होता है। तो यह बात तो स्पष्ट हो गया होगा कि सब भारत में जो राष्ट्रवादी चेतना जो था, इसका मुख्य कारण क्या है, तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था से उत्पन्न असंतोषी है। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, राष्ट्रीय चेतना का उदय, यानी कि जनता के अंदर, देश के नागरिकों के अंदर राष्ट्रीय चेतना का क्या हो, उदय हो। राष्ट्रीय चेतना का उदय यानी कि वो अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति क्या हो सके, एक्टिव हो सके, सक्रिय हो सके, वह समझ सके कि क्या हमारे देश के हित में है और क्या हमारे देश के अनहित में है। यही तो क्या है, राष्ट्रवाद है। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था के परिणाम था। पूछता है क्वेश्चन कि भारत में रेलवे टेलीग्राफ की शुरुआत, रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। किसके काल में, लॉर्ड डलहौजी के काल में। अब आपसे पूछा जाए, चीज बताइए कि लॉर्ड डलहौजी है, इसमें लॉर्ड का क्या अर्थ होता है। खैर एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है कि लॉर्ड का क्या अर्थ होता है, लेकिन जब आप इतिहास पढ़ रहे हैं, और वो कौन, भारत में राष्ट्रवाद, और वो भारत में राष्ट्रवाद वो किसके चलते, जो भारत में अंग्रेजों के चलते होता है, अंग्रेजों के गलत रवैये के विरुद्ध में क्या होता है, भारत में राष्ट्रवादी ताकत क्या होती है, मजबूत होती है। तो आखिर लॉर्ड जो है, लॉर्ड का अर्थ क्या होता है, तो लॉर्ड का अर्थ होता है रोटी देने वाला।
लाड का अर्थ क्या होता है? रोटी देने वाला। अब आप एहसास लगाइए, क्या वो रोटी देने वाला रोटी देने आया था कि हम उसे रोटी लेने के लिए आया था? भारत से, भारत की जमीन से, भारत के राज्य व्यवस्था से। हम मानते हैं कि भारत के राजाओं में क्या था? कमजोरी था। भारत के जितने जो राजाएं जो थे वह एक मत में नहीं थे, एक मत में नहीं रहते थे। जिसका फायदा उठाया और कहता है कहा कि हम रोटी देने वाले हैं। रोटी चोर था, रोटी का करने वाला, लेने वाला था। तो समझ जाइए कि लाड का मतलब क्या होता है? रोटी देने वाला। अब आपको समझना है कि अंग्रेज जो था वो भारत के लोगों को रोटी देने के लिए आया था कि भारत से रोटी लेने के लिए आया था। सरकार द्वारा 1882 ईस्वी में सूती वस्त्रों पर से आयात कर का कर हटा दिया गया था। ठीक है, सरकार द्वारा सूती वस्त्र पर से आयात कर हटा लिया गया था। कब? तो 1882 का वो दौर था। प्रथम भारतीय आईसीएस पूछा था। भारत के प्रथम आईसीएस अफसर कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और उस समय की जो शिक्षा व्यवस्थाएं हुआ करती थी भारत की, उसमें भारत की शिक्षा व्यवस्था में तो ठीक थी, लेकिन जितने भारत की जो उच्च वर्गीय परीक्षा हुआ करता था उसमें भारतीयों को सफल नहीं होने दिया जाता था। अगर किसी प्रकार भारतीय परीक्षा पास करते करते ऊपरी शिखर में पहुंच भी जाते थे तो किसी प्रकार उनके कागज में इधर उधर करके उनको परीक्षा से असफल करा दिया जाता था। उस परिस्थिति में क्या बने थे? हमारे भारत के प्रथम आईसीएस बने थे। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1858 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया था। कब? 1858 में महारानी विक्टोरिया क्या होता है? एक उद्घोषणा आता है जिस उद्घोषणा के तहत कहा जाता है कि भारत के समस्त देशी रियासतों को आज के बाद ब्रिटिश रियासत में क्या किया जाएगा? शामिल कर लिया जाएगा। उसके बाद भारत की समस्त देशी रियासतें क्या हो जाती है? अंग्रेजों के अधीन काम करना शुरू कर देती है। 1858 में वायसराय लॉर्ड लिटन ने 78 में वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देखिए यहाँ पे है कौन? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब होता है कि उस समय कब? 1878 के समय। चूंकि 1857 में भी हाल फिलहाल का हुआ है, सिपाही विद्रोह हुआ है। और 1858 में क्या हुआ? 78 में क्या होता है? अंग्रेज एक प्रेस एक्ट लाते हैं जिसको बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को यह स्वतंत्रता नहीं थी, खास करके किनको? जो मीडिया जो थे, जो प्रेस थे, वो क्या कर सकते? अंग्रेज के विरोध में एक शब्द में लिख सकते। अगर कोई खबर लिखना भी है तो वो किस में लिखना होगा? अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि भारत के सभी लोग अंग्रेजी भाषा का होते थे, नहीं जानते थे। 1879 में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना बहुत गैर कानूनी। कब? 1879। यो सन 1857 के दरमियान है। यानी कि चूंकि उस समय हम लोग गुलाम थे, हम क्या थे? गुलाम थे और अंग्रेज से लड़ रहे थे, इसलिए हम लोग के पास हथियार होना लाजमी था। और अभी चूंकि हम क्या है? स्वतंत्र हैं, तो हमारे पास हथियार होना क्या है? गैर कानूनी है। अगर आपको हथियार रखना ही है तो हम क्या करेंगे? संवैधानिक रूप से हथियार रखेंगे, जिसका सरकार के पास क्या होगा? लेखा जोखा होगा। अगर अभी के समय में भी किसी के पास क्या होता है? गैर कानूनी हथियार पकड़ाएगा तो उस पर भी आर्म्स एक्ट ही लगेगा। यह आर्म्स एक्ट 1879 से ही चालू है और भारत के लिए यह अस्त्र शस्त्र रखना क्या था? गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था कि भारत के कोई भी व्यक्ति का होगा हथियार नहीं रखेगा। 1883 में इल्बर्ट बिल पारित हुआ। पूछता है इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? 1883 में। और इसके अनुसार भारतीय और यूरोपीय, यानी कि भारत और यूरोप के बीच जो भी फौजदारी का मामला होगा उसकी सुनवाई कहाँ होगा? एक समान न्यायालय लगाकर के उसकी सुनवाई किया जाएगा। हालांकि इसका क्या हुआ था? यूरोप में विरोध भी हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर यह तर्क देते हुए किया कि इससे प्रशासनिक सुविधा होगी। यानी कि जब 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन। कब? 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ, इसमें जो लॉर्ड कर्जन जो था, सिर्फ जैसे मान किसी चीज का विभाजन होता है तो वह तर्क दिया कि बंगाल में सांप्रदायिकता के आधार पर हम शासन को क्या कर पा रहे? नहीं चला पा रहे हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और था। कुछ और क्या था? यह जो बंगाल जो था, यह भारत की जितनी राष्ट्रवादी गतिविधियां जो हो रही थी, जहां जहां धरना उतर रहे, क्रांतिकारी आंदोलन हो रहा था, उन सारा का केंद्र हुआ करता था कौन? बंगाल।
अब अंग्रेज कैसे कह दे कि हम चाहते हैं कि बंगाल में जो राष्ट्रवादी गतिविधियां उसे हम कुचलना चाहते हैं, इसीलिए वो कहा कि नहीं, सांप्रदायिकता को आधार बनाया, इसी के आधार पे हम बंगाल का विभाजन करना चाहते हैं। और 13-14 अक्टूबर के आसपास क्या होता है, बंगाल का विभाजन होता है। उसके बाद लोग इसके विरोध में क्या होते हैं, रोड पे आते हैं। और 16 अक्टूबर को लोग क्या होते हैं, गंगा नदी में स्नान करते हैं, दूसरे के हाथ में क्या होता है, कलेवा बांधते हैं और लोग उपवास रखता है। और उसके बाद बंग भंग आंदोलन क्या होता है, शुरू होता है। और अंततः लॉर्ड हार्डिंग के नेतृत्व में 1911 में फिर क्या होता है, बंगाल विभाजन रद्द भी हो जाता है। तिलक और एनी बेसेंट ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल ली, यानी कि भारत में पूछा था भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट कहां से प्रेरित हुए थे, तो आयरलैंड से का होकर के प्रेरित होकर के इन्होंने भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। गद्दार पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में कहां से, अमेरिका में लाला हरदयाल क्या करते हैं, गद्दार पार्टी की स्थापना करते हैं। कब करते हैं, तो 1913 में करते हैं। कहाँ करते हैं, तो अमेरिका में करते हैं। गद्दार पार्टी की स्थापना कौन करता है, तो लाला हरदयाल करते हैं। और 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का हुआ था लखनऊ समझौता। यही वो 1916 का लखनऊ समझौता है, लखनऊ अधिवेशन है, जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, गरम दल, नरम दल, सारे दल का हो गए थे, एक हो गए थे। 1919 से 1947 के काल में कौन, महात्मा गांधी की निर्णायक भूमिका रही थी, इसलिए यह काल गांधी युग के नाम से लिखा। देखिए पता है 1919 नहीं, 1919 नहीं, यह होना चाहिए 1917 से 1947। अब 1917 से 1947 के, तो 1917 में क्या होता है, गांधी जी का सबसे सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह का होता है, सफल होता है। और गांधी जी युग में हम 1917 को छोड़ दिया जाए तो फिर वो क्या होगा, महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा, क्योंकि गांधी जी इसी सत्याग्रह के बाद क्या होंगे, पूरे भारत में क्या हो जाएंगे, छा जाएंगे। और 1919 के भारत सरकार अधिनियम को क्या कहते हैं, मोंटागेऊ चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जाना गया। कब, 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को मोंटागेऊ पूछता है, इनमें मोंटागेऊ चेम्सफोर्ड योजना के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत सरकार अधिनियम को। और मोंटागेऊ चेम्सफोर्ड सुधार कब आया, तो 1919 में आया। जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का किया था स्थापना। क्या करने के लिए, कहा, तो अहमदाबाद में। जब कब, तो 9 जनवरी, कौन जनवरी को, 9 जनवरी को कहा हुए थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, जिसे भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में लिखा गया है, मनाया जाता है। और क्या करने के लिए, अपने रचनात्मक कार्यों के लिए, ताकि हमें किस प्रकार क्या करना है, भारत में काम करना है, इसके लिए क्या किया, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का किए स्थापना की। रॉलेट एक्ट 1919 के द्वारा किसी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। अब देखिए रॉलेट एक्ट जो था, इसी रॉलेट एक्ट को भारत में क्या कहा गया था, काला कानून। क्या कहा गया था भारत में, काला कानून। इसके तहत किसी भारतीयों को कहीं निकलना, घूमना फिरना, 2-4-5 अन्य के झुंड में होना, बतियाना, यह सरकार के विरोधी गतिविधियां समझी जाती थी। और वैसे व्यक्ति को अंग्रेज क्या करता था, गिरफ्तार करके जेल में। और फिर अगर अंग्रेजों को लगता था कि ना यह व्यक्ति क्या है, निर्दोष है, तबे अंग्रेज उसके ऊपर किसी प्रकार कार्रवाई करते थे, यानी कि उसको जेल से निकाला जाता था, नहीं तो भी जेल के अंदर। इसमें लोगों को न वकील, न दलील, न जलील की आती व्यवस्था थी, यानी कि ना आप किसी प्रकार के आपके तरफ से उसमें गवाही, अपने क्या करना, जजमेंट अपने से क्या होना, बात को क्या करना, बोलना, किसी प्रकार के लोगों का था छूट नहीं था। 13 अप्रैल 1919 को प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड भी समझते जाना, देख लीजिए। तो जो प्रथम विश्व युद्ध, कौन विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 तक का हुआ था, चला था। तो इसमें कौन, अंग्रेज जो था ना, अंग्रेज भारतीयों के साथ एक मीटिंग हुआ। उस मीटिंग के तहत अंग्रेजों ने कहा कि आप प्रथम विश्व युद्ध में हमारा सपोर्ट कीजिए, और युद्ध के बाद स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया जाएगा। और जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो भारत से सैनिकों में सबसे अधिक सैनिक कहीं से गया था, तो कहां से गया था, पंजाब से बहुत अधिक सैनिक पहुंचे थे। इसीलिए सबसे अधिक दुख किसी को था, तो पंजाबी लोगों को सबसे अधिक दुख था इसमें।
कि हम गए कहाँ आपके सपोर्ट करने के लिए, आपने कहा कि स्वतंत्रता का युद्ध के बाद आपको स्वतंत्र कर दिया जाएगा, तो आपने स्वतंत्र तो नहीं किया, लेकिन कहा कि हम लोग को ला करके एक रॉलेट एक्ट कानून दे दिए, का यही स्वतंत्रता अधिनियम है। लोग इसके विरोध में आ गए और विरोध में आने पर लोगों ने कहा कि धारणा देना शुरू कर दिया। इसी के दरमियान कहा पंजाब में एक बहुत बड़ा सभा होने वाला था, 10 अप्रैल को पंजाब में सभा होने वाला था, और उस सभा का जिम्मा दिया गया था किनको, डॉक्टर सत्यप्रकाश और सैफुद्दीन किचलू को जिम्मा था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर दिया, रॉलेट एक्ट के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यप्रकाश का होता है गिरफ्तारी होता है। लोग उनके गिरफ्तारी के क्या करने, गिरफ्तारी से उनको जेल से फिर निकालने के लिए लोग धरना देना शुरू किए। चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक मीटिंग करेंगे। यह बात 12 अप्रैल का होता है, शुरू होता है। कल 13 अप्रैल है, कल क्या करेंगे हम लोग, बैसाखी के पर्व भी क्या कर लेंगे, मना लेंगे। और हम लोग क्या होगा, जो जिस पर्पस के लिए हमारा जो मीटिंग है वो मीटिंग में सफल हो जाएगा। लेकिन इसी बीच क्या था, एक व्यक्ति था जिसको बात का हुआ ना पचल शायद हो सकता है कोई कोनो प्रकार के गैस के दावा ना हुई, तो ना कोई ना कोई गैस का दावा रही, तो व्यक्ति को गैस का दावा खिला दे, ले भाई गैस का दावा को बात के तू पचा ले। इसे नहीं पचा, वो व्यक्ति कौन थे, हंसराज, और जा क्या कर देते हैं अंग्रेज के पास ये सारा बात जा करके कह दी कि आप यहाँ पर हैं और लोग का हो रहा है, धारणा की का हो रहा बात कर रहा। तब उस समय वहां के जो गवर्नर जो था माइकल ओडार के कहने पर क्या होता है, पूरे पंजाब में क्या होता है, मार्शल लॉ यानी कि धारा 144 का हुआ लागू हुआ। और जब धारा 144 जब लागू हुआ, उसके बाद हुआ कि नहीं, लोगों को देखते हैं क्या कर देना है, गोली से मार देना है। कहीं भी लोग का हो जाए, झुंड में का हो जाए, दिख जाए तो उसे क्या कर सीधे गोली से मार देना। अब चूंकि यह खबर संध्या के समय पास होता है, लोगों के पास खबर नहीं पहुंच पाता है, और लोग अगले दिन शाम को क्या होते हैं, 4 बजे के आसपास लोग क्या होते हैं, जलियांवाला बाग में क्या होते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं। तो माइकल ओडायर के कहने पर रेनिगल ओडायर 150 सैनिक के साथ क्या होता है, पहुंचता है, और लोगों को बिना कुछ कहे गोली चलता है, और इसमें 379 लोग सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मारे जाते हैं, और 1000 से अधिक लोग क्या होते हैं, घायल होते हैं। ये भारत का क्या था, सबसे बड़ा क्या था, नरसंहार था। आज तक का भारत का क्या है, सबसे बड़ा क्या है, यह नरसंहार। आज तक ना भारत में इतना बड़ा नरसंहार कोई हुआ है ना कभी होगा। जितना बड़ा नरसंहार का हुआ था, जलियांवाला बाग हुआ था, जलियांवाला बाग। इस नरसंहार के बाद माइकल ओडायर का किया था, भारत से भगा दिया जाता है। जब वहां पहुंचता है तो उसे क्या होता है, बहुत अधिक मान सम्मान के साथ गया, खूब किया है माइकल ओडायर, खूब उसका सेवा होता है। तब तक यहाँ से उधम सिंह जाता है, उसका क्या होता है, मारो करके चला। उसके बाद यह घटना पूरे भारत में माटी तेल की तरफ फैल जाता है। जितने लोग इसमें शामिल थे सभी लोग क्या कर दिया, अपना अपना उपाधि लौटाना शुरू कर दिया। इसी बीच कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, नाइट की उपाधि लौटा देते हैं, और महात्मा गांधी जो थे कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिए। उसके बाद तब अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेजों के द्वारा इस पूरे मामला क्या करने के लिए, छानबीन करने के लिए हंटर कमीशन का गठन होता है। हंटर कमीशन आता है, लिपापोती करके चले जाता है। तब गांधी जी के नेतृत्व में फिर कौन, तहकीकात समिति का गठन होता है, और तहकीकात समिति के गठन के बाद गांधी जी क्या होते हैं, अंग्रेजों से 3 प्रकार के बात कहते हैं। पहली कि जो व्यक्ति इसमें शामिल है उसे फांसी दिया जाए। दूसरा कि जिस घर के लोग मरे हैं उनको आर्थिक सहायता, और उसे घर क्या करना, एक नौकरी। अगर नहीं तो हम क्या करेंगे, इससे ही बड़ा आंदोलन यानी कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, और सहयोग आंदोलन क्या होगा, शुरुआत होगा। ठीक है, आगे देखिए। डॉक्टर सत्यपाल एम किचलू पंजाब के का राष्ट्रवादी नेता थे, और जिनको रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन सितंबर, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन नहीं, कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन के तहत, विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 के तहत असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। और यह असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था, और यह भारत का प्रथम जन आंदोलन था। पूछा जाता है प्रश्न में, असहयोग आंदोलन भारत का प्रथम जन आंदोलन था। कैसे, उसका चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसमें भीड़ के द्वारा थाना पर हमला करके 22 पुलिसकर्मियों को क्या कर दिया गया था, जान दिया गया। ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये जो चौरी चौरा कांड है,
आखिर जब चौरी चौरा कांड जब जेल में क्या होता है, जब आग लगता है, क्या होता है, आग लगता है, आग लगा जब उसमें आग लगाया जाता है तो ऐसा तो नहीं होगा कि वहां के जो पुलिस कर्मी होंगे आंदोलनकारियों को फूल बरसा रहे होंगे, यही आपका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। कुछ ना कुछ झड़प तो हुआ होगा। तो झड़प पे थोड़ा चर्चा से पड़े। ये चौरी चौरा जो है, यह चौरी चौरा क्या है, एक गांव है। यह गांव कहाँ है, तो मढ़ौरा में। कहाँ पे है, मढ़ौरा में। मढ़ौरा कहाँ, तो गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ, तो यूपी में। कहाँ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के मढ़ौरा बाजार में क्या था, यह चौरी चौरा क्या था, एक गांव था। और उसका क्या था, एक पुलिस स्टेशन था। उसका कौन हेड, उसका जो एसएचओ जो थे, कौन थे वो, गुप्तेश्वर सिंह क्या थे, उसके एसएचओ थे। और वहीं पे क्या होता है, उपद्रवी यानी कि आंदोलनकारी और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प होता है। और झड़प के बाद पुलिसकर्मी क्या होते हैं, जब देखते हैं कि आंदोलनकारी उग्र हो रहे हैं तो अपने बचने के लिए कहां जाके शरण लेते हैं, जेल में। क्योंकि उन्हें मालूम रहता है कि आंदोलनकारी कभी भी जेल के अंदर नहीं जाएंगे। तो बात सही, तब आंदोलनकारी जेल के अंदर नहीं गए और जेल के बाहर से क्या कर दिया गया, जिस प्रकार लंका दहन हो उस पर क्या कर दिया गया, उस चौरी चौरा में जो क्या जो जंग जेल था उसमें आग लगा दिया गया था। और उसमें 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए, जिंदा जल करके मर गए। जब यह घटना 5 फरवरी को हुआ था तो उस समय गांधी जी कहाँ थे, बारदोली में। कहाँ थे, बारदोली में थे। बारदोली में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। अब आप बताइए कि बारदोली में ये खबर किसने पहुंचाया। चूंकि क्लास में क्या किया गया, ये बात बताए हैं कि बारदोली में यह खबर गांधी जी के पास किसने पहुंचाया। और जैसे ही खबर गांधी जी के पास ही पहुंचा, गांधी जी 12 फरवरी 1922 को क्या कर दिए, इस असहयोग आंदोलन का कर दिए समाप्त। अब जैसे ही असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ तो भारत के जितने नेता जो थे उनके अंदर खलबली मच गया। उनका जो मनोबल था, मनोबल टूटने लगा। उसी में भारत के बहुत सारे नेता में, उसमें से एक नेता का नाम हमसे छूटा था, वो उनका कथन था कि यदि कन्याकुमारी कोई जनता, कोई नागरिक क्या करती है, गलती करती है और उसका दंड हिमालय के गोद में बसने वाले गांव को मिले, यह कहां तक उचित है। तो उस नेता का कहा हुआ बात बिल्कुल सही था। यानी कहने का मतलब घटना कहां, गोरखपुर। और पूरे भारत में असहयोग आंदोलन काहे बंद कर दिए। अगर बंद करना ही है तो उसी जिस इलाका में क्या हुआ है, या नरसंहार हुआ, जो क्या हुआ, वहां पे हिंसा हुआ है, उसी इलाका में क्या किया जाए, आंदोलन को बंद कर दिया जाए। आकि घटना हुआ वहां, अब बंद किया जाए एकदम उस छोर पे। उसके बहुत सारे नेताओं द्वारा का इसमें आलोचना हुआ। उसके बाद गांधी जी को इसका बाद, इसके कहने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ा और गांधी जी क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। पूछता है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कौन सा अधिवेशन में, तो लाहौर के अधिवेशन में। कौन, लाहौर के 1929 के अधिवेशन में। कब, तो नहीं, हाँ, 1929 के अधिवेशन में क्या हुआ था, पूर्ण स्वतंत्रता की क्या हुआ था, मांग किया गया था। वह कौन दिन था, 26 जनवरी 1930 था कि 31 था, नहीं, उस वाला डेट नहीं है, ये दूसरा है। ये पूर्ण स्वतंत्रता की मांग दूसरा है। कहा तो लाहौर अधिवेशन में, कहा तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहा हुआ था, पेश हुआ था। और नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन यानी जिसे संक्षेप में कहा गया साइमन कमीशन, यह सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में कहा हुआ था, पारित हुआ था। कब, नवंबर 1927 को। और यह इसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। जब यह टीम का होता है 3 फरवरी 1928 को, क्या होता है, मुंबई पहुंचता है तो उनका स्वागत होता है कथी से, काला झंडा दिखाया क्या होता है, उनका स्वागत होता है, साइमन गो बैक का नारा लगता है। और इसी दरमियान लाला लाजपत राय क्या होते हैं, इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और लाठी के मार से क्या होते हैं, इनकी मृत्यु होता है। और वहां का जो एसपी होता है कौन, सॉन्डर्स। और बाद में भगत सिंह और भगत सिंह की टीम के द्वारा सॉन्डर्स पर भी क्या होता है, कई बार क्या होता है, बहुत भयंकर हमला होता है, लेकिन सॉन्डर्स का होता है बाल बाल बच जाता है। बंगाल में अप्रैल 1930 में चटगांव में, बंगाल में एक गांव है कौन, चटगांव। इसी चटगांव में अंग्रेजों का एक सरकारी शस्त्रागार था। और सरकारी शस्त्रागार यानी जहां पे अंग्रेजों का अस्त्र शस्त्र रखा जाता था, वहां पर सूर्य सेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने क्या छापा मारा और लूट लिया। गांधी के नेतृत्व में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत। सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या होता है, देखिए, सविनय का मतलब होता है किसी बात को प्रेम पूर्वक कहना। जैसे कैसे हम लोग स्कूल में क्या होते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, आवेदन लिखते हैं, तो लिखते हैं महाशय सविनय निवेदन है,
कि हमारा नाना नानी एक बार फिर का हो गए बल मंदिर पर, कितना बार का होता है। ये एक्चुअल में सबसे बच्चा सब ये लिखता है खाली नौने नानी के नाम हो, कहो बार मरले खाली एक चिट्ठी में लिखा है, क्या होता है बहुत जल्दी मैसेज का होता है पास हो जाता है। तो वही सवेरे का मतलब का एकदम नर्मता पूर्वक हम क्या करेंगे, आपके बातों का करेंगे, अवज्ञा करेंगे, आपके बातों का करेंगे, हम नहीं मानेंगे, ठीक है। और ये क्या हुआ आंदोलन हुआ कब, तो जब गांधी जी क्या होते हैं इरविन से भेंट करने के लिए लंदन जाते हैं और इरविन गांधी से मिलने से इनकार कर देता है, और फिर गांधी जी राजपूताना जहाज से क्या होते हैं वापस आते हैं, तो गांधी जी का खुश नहीं रहते। लेकिन जब मुंबई जब समुद्र तट पे पहुंचते हैं तो भारत के लोग बहुत खुश हैं कि गांधी जी का हो रहे हैं, आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात हुआ होगा। तो गांधी जी वहां बोलते हैं कि भले ही मैं क्या हूं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन भारत के प्रतिष्ठा में भारत की इज्जत को मैंने बाटा लगने नहीं दिया, और अब क्या मैं शुरू करने वाला हूं, तो अब मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या करूंगा, शुरुआत करूंगा। और यही सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से क्या होता है शुरू हो जाता है, नमक सत्याग्रह के नमक कानून के बाद। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट 1928 से मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, देखिए यह जो नेहरू रिपोर्ट जो है जो 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनता है, यह उस समय की बात है कि जब अंग्रेजों द्वारा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास, जिस देश के नेताओं के पास देश को चलाने के लिए अपना क्या है संविधान नहीं, अपना कानून नहीं, वैसे लोग देश की स्वतंत्रता की मांग करते हैं, यानी कि व्यंग का भारतीय नेताओं पे। तब भारतीय नेता का आप हमारे देश से आपका रोजी रोटी चलता है, यहाँ से जो कर लेते हैं तो आपका क्या होता है विधि व्यवस्था चलता है, यहाँ से जो फैक्ट्री से जो राजस्व आता है वो आपका राज चलता है, और आप हमको बताते हैं कि संविधान नहीं है। अब सबसे पहले हम लोग संविधान बनाएंगे और तब फिर आपसे क्या करेंगे, हम आजादी की मांग करेंगे। और वही मोतीलाल नेहरू ने 1928 में संविधान का क्या कर दिया, प्रारूप तैयार करके पेश करके देख लीजिए यह क्या है, हम लोग हमारे देश का क्या है संविधान। मात्र उसी साल जिस साल अंग्रेजों ने कहा भारतीय नेताओं का, उसी साल संविधान का प्रारूप का हुआ तैयार हुआ। और 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट तक गांधी जी का ऐतिहासिक यात्रा हुआ था। यह 24 दिनों का यात्रा था। ये बताइए कि जब गांधी जी कहां से साबरमती से जब दांडी आए थे, इसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस नेपोलियन के कौन से यात्रा से किए, तो नेपोलियन के पेरिस यात्रा से कौन, गांधी जी के कौन साबरमती आश्रम से जो दांडी तक यात्रा किए थे, इसकी तुलना कौन, सुभाष चंद्र बोस नेपोलियन के पेरिस यात्रा से भी किए थे। और 5 अप्रैल गांधी जी का होते हैं दांडी पहुंचे, और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से क्या करते हैं, नमक बनाते हैं, और नमक कानून का कर दिए उल्लंघन किए। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में छपरा जेल के कैदी ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार किया तथा नंगा हड़ताल का आयोजन किया। अभी कहां, बिहार में। चूंकि बिहार में समुद्र तो है नहीं कि बिहार में क्या होगा, कोई क्या करेगा, नमक बनाएगा, चाहे नमक कानून का उल्लंघन करेगा। लेकिन बिहार के जो कैदी जो थे, जो जेल में थे, बोले कि ना आप कुछ हम तो विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, आप क्या कीजिए स्वदेशी कपड़ा लाइए तब क्या करेंगे, हम पहनेंगे, लेकिन नहीं तो हम नंगा हड़ताल करेंगे। और इन्होंने कहा कि नंगा हड़ताल का आयोजन किया। गांधी इरविन पैक्ट जो 1931 में हुआ, इसको हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और 26 सितंबर 1932 को गांधी जी तथा डॉक्टर अंबेडकर के बीच दलित वर्ग के आरक्षण पर क्या हुआ, एक समझौता हुआ था। 26 दिसंबर 1932 को गांधी जी तथा अंबेडकर के बीच दलित वर्ग के आरक्षण पर एक समझौता हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार, यह भारत का पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इसमें गांधी जी महिलाओं से यही कहे थे, क्या करना, आपको हथियार लेकर नहीं निकलना है, आप सिर्फ घर से निकलिए और जहां जहां दारू शराब का अड्डा है वहीं पे जाकर के धरना दीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि यह पहली बार ऐसा हुआ था जिसमें क्या हुई थी, सारी की सारी महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का किया, विस्तार किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक मुख्य परिणाम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम भी पारित किया जाना था। नील विद्रोह 1860-61 में हुआ था। अब देखिए, अब है आपका आ गया फिर चंपारण किसान आंदोलन।
अब बताइए चंपारण में हो के चंपारण किसान आंदोलन के चर्चा ना हो तो फिर का हो चंपारण के साथ का हुई नाइंसाफी हुई तो सुनिए चंपारण में का हुई एकदम का होना आपको सुनना है कुछ नहीं लिखेंगे। चंपारण के एक किसान होते हैं राजकुमार शुक्ल और इसी चंपारण के एक मैनेजर होते हैं, एक कोठी है, कोठी का नाम है बेलवा कोठी और उसी में एमन साहब रहते हैं। और एमन साहब के आदत है कि प्रतिदिन जब तक लोग घर में क्या करेंगे आग नहीं लगेगा तब तक इनको क्या होता है शांति नहीं मिलता है। जैसे कि लोगों को क्या है खड़ी सुर्ती खाने का आदत होता है ना, उसी प्रकार एमन साहब को क्या था लोगों के घर में आग लगाना। जब एमन साहब आते थे तो लोग इनके का हजूरी में हाजिर रहे और नहीं तो बस उनका क्या है खैर नहीं है। और वो एमन साहब क्या करते हैं इस चंपारण के राजकुमार शुक्ल को जेल में डाल दिया। कुछ दिन जेल में रहने के बाद राजकुमार शुक्ल जेल से कहाँ होते हैं बाहर आते हैं। जब बाहर आते हैं तो उनका अंदर एक विशेष प्रकार का गुस्सा उनके अंदर हो जाता है कि आखिर जब मैंने गलती किया नहीं तो एमन साहब हमको जेल में क्यों डाले। अब जब जेल में डाल दिए तो देखते हैं किस प्रकार एमन अब चंपारण के लोगों से नील की खेती कराते हैं। इसी जगह अगर जे एमन साहब राजकुमार शुक्ल को जेल में नहीं डाले रहते तो शायद राजकुमार शुक्ल का मन नहीं बदलता। मन नहीं बदलता तो गांधी से क्या होते भेंट नहीं करते और गांधी से जब भेंट नहीं होता तो गांधी चंपारण नहीं आते। तो एक प्रकार से कार चंपारण के क्या था वरदान साबित हुआ एमन साहब का होना, एमन साहब द्वारा राजकुमार शुक्ल का करना जेल में बंद कर। जब जेल से बाहर निकलते हैं उसके विरोध में षड्यंत्र करना शुरू करते हैं। इसके दौरान कहा भागलपुर सारण छपरा सभी जगह राजकुमार शुक्ल जाते हैं लेकिन कहीं से क्या होता है सहानुभूति नहीं मिलता, उदास होते हैं। तब जाकर कहा 1916 का क्या होता है लखनऊ अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन में अपने प्रिय प्रशंसक साथी बृजकिशोर प्रसाद के साथ क्या होते हैं जाते हैं लखनऊ जाते हैं। उस लखनऊ में गरम दल नरम दल मुस्लिम लीग कांग्रेस सब एक हुआ था। जब गांधी जब वहां पहुंचते हैं इनकी भेंट होता है पटेल जी से। पटेल जी से सारा चंपारण की बात करते हैं। पटेल जी कहते हैं हमसे कहने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, आप गांधी से कहिए। गांधी जी बोले हमसे कहने के लिए आए, जाइए पूरा मंच खाली है, अपने मन के जितना बात है सारा बात कहो जाइए कह दीजिए। तब राजकुमार शुक्ल मंच पे जाते हैं और वहां पे चंपारण के सारे बातों का कर देते हैं, कह कर सुना देते हैं। और यही राजकुमार शुक्ल कौन बनते हैं भारत का वो पहला किसान होते हैं जो कांग्रेस के मंच से क्या करेंगे भाषण देंगे। यह याद रखिए कभी प्रश्न पूछ देता है कि भारत का वह पहला किसान जिसने कांग्रेस के मंच से क्या किया भाषण दिया हो तो वह कौन राजकुमार शुक्ल। और अपने जिला के इस प्रकार दुख दर्द बताते हैं। उसके जो अध्यक्ष जो थे इसके जो 1916 का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष का नाम बताइए, अध्यक्ष कौन थे। वो अध्यक्ष जो थे बोले गांधी जी का हुई आप चंपारण जाइए और जाए किसानों के दुख दर्द को देखिए। तब गांधी जी बोले कि ठीक है मैं मार्च अप्रैल के समय जाऊंगा। उसके बाद फिर राजकुमार शुक्ल क्या होते हैं गांधी जी को चिट्ठी लिखते हैं। गांधी जी के पास वो चिट्ठी पहुंचता है और चिट्ठी पहुंचने के बाद गांधी जी भावुक होते हैं और फिर राजकुमार शुक्ल को मिलने के लिए चिट्ठी भेजते हैं। राजकुमार शुक्ल के पास फिर पैसा नहीं होता। राजकुमार शुक्ल मोकामा तक लाश ढोने वाले क्या होते हैं गाड़ी में क्या जाते हैं, लेकिन जैसे ही कलकत्ता पहुंचते हैं तब तक गांधी जी उड़ीसा निकल जाते हैं और गांधी जी से क्या होता है भेंट नहीं हो पाता है। जिसके चलते फिर राजकुमार शुक्ल वापस आते हैं। जब गांधी जी फिर उड़ीसा से कलकत्ता आते हैं तो उनके व्यक्ति बताता है कि राजकुमार शुक्ल आए थे। तो फिर गांधी जी पत्र लिखते हैं, फिर राजकुमार शुक्ल जाते हैं और अब की बार राजकुमार शुक्ल गांधी जी का बेटा और राजेंद्र प्रसाद 4 आदमी का होता है पटना उतरता है और वहां से क्या होता है चंपारण में जो क्या होता है जो नील का खेती चल रहा था, जो 3 कठिया प्रथा चल रहा था उसके विरोध में क्या होता है षड्यंत्र बनता है और फिर यह गांधी जी का जो कौन चंपारण सत्याग्रह का होता है सफल हो जाता है। अगला है केरल राज्य के मालाबार तट पे किसानों का एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था जिसे मोपला विद्रोह के नाम जानते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था तो कहाँ हुआ था केरल में। और केरल के कहाँ तो मालाबार तट पे। चंपारण के एक किसान वही कौन राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ कांग्रेस चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 में गांधी जी को चंपारण आने का अनुरोध किया कि गांधी जी अब चंपारण चले। चंपारण किसान की दशा क्या है बहुत ही दयनीय है। गुजरात के सूरत जिले के बारदोली में फरवरी 1928 में किसानों का एक आंदोलन हुआ था। पूछता है कि बारदोली आंदोलन कब हुआ था तो फरवरी 1928 में। और इसी बारदोली आंदोलन में
जो वल्लभ भाई पटेल जो थे इनको सरदार की उपाधि मिला था। पूछता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन से आंदोलन के समय मिला, तो बारदोली आंदोलन के। और बारदोली आंदोलन कब, तो फरवरी 1928 में क्या हुआ था, गठित हुआ था, माने हुआ था। बिहार में 1922-23 में मुंगेर में, दो क्वेश्चन यहाँ महत्वपूर्ण है, मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन। देखिए दो प्रकार किसान सभा गठन हुआ है, यहाँ पर भी किसान सभा गठन हुआ है। तो एक किसान सभा गठन हुआ शाह मोहम्मद जुबैर और एक किसान सभा गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। अब कहाँ कहाँ अगर ऐसे पूछा जाए किसान सभा का गठन किसने किया, तो याद रखिएगा यह भले हुआ था लेकिन यह पूर्ण रूप से कब हुआ, तो कब, तो किसने किया था, स्वामी सहजानंद। लेकर के पूछ देता है कि बताइए ना कहाँ कि मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था, तो मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ था 1922-23 में। और वहीं 1928 में पूर्ण रूप से इसका गठन होता है कहाँ, तो बिहार के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का गठन किया। और 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा, पूछता है अखिल भारतीय किसान महासभा का गठन कब हुआ, तो 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का किया स्थापना की। 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया, यही से हो गया। दक्षिण भारत के गोदावरी पहाड़ी, दक्षिण भारत का एक इलाका है गोदावरी पहाड़ी, उसी गोदावरी पहाड़ी का एक पुराना सा प्रदेश है जिसका नाम है रामपा प्रदेश। और उसी रामपा प्रदेश में 1916 में विद्रोह होता है। कहाँ, तो उड़ीसा के सामंतवादी रियासत दसपाला में। पूछता है रामपा विद्रोह एक्चुअल में हुआ कहाँ था, दसपाला में। दसपाला कहाँ पे है, तो उड़ीसा में। उड़ीसा के कौन से इलाका में, दक्षिण भारत के इलाका में, कौन से पहाड़ी क्षेत्र में, तो गोदावरी पहाड़ी में। और इसी रामपा प्रदेश में जो 1916 में विद्रोह हुआ था, इसी को रामपा विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। पूछता है रामपा विद्रोह कब हुआ, तो 1916 में हुआ था। अक्टूबर 1914 में खोड़ विद्रोह हुआ था। अक्टूबर 1914 में खोड़ विद्रोह हुआ था। यह खोड़ विद्रोह जो है ना, खोड़ विद्रोह, इस विद्रोह में एक प्रथा हुआ करता मरिहम प्रथा। कौन प्रथा, मरिहम प्रथा। और इस मरिहम प्रथा में क्या होता था, नर की बलि होता था। इसकी बलि, नर की बलि, नारी की बलि कहियो नहीं हुआ। सिर पर सिर्फ किसका बलि हुआ है, नर का बलि। नर का बलि उस समय में हुआ करता था और नर का बलि आज हुआ करता है। अब उस समय होता क्या था, तो देख लीजिए, ये जो खोड़ विद्रोह के तहत, खोड़ विद्रोह का है, उससे पहले खोड़ के बारे में हम समझ रहे हैं। तो नर बलि में यह होता क्या था, उस सब धान खेती होता था। धान खेती यानी कि धान का खेती के समय, जिस प्रकार धान की खेती के समय क्या होता है, हम लोग खेत में क्या होता है, गावा लगता है, यानी कि धान की पहली फसल रोपने से पहले क्या होता है, लोग फूल पूजा करता है। उसी प्रकार वहां क्या होता है, नर की बलि होता था। और नर की बलि किसकी होता था, तो अतिथि की होता था। अपने बेटा पोता भाई भतीजा के बलि नहीं होता था, अतिथि के। अब अतिथि में कौन अतिथि, तो वही अतिथि जो बार बार क्या होता है, संबंधी जाता हो। अब आज के युग में कौन कौन व्यक्ति बार बार क्या होता है, संबंधी जाता है, वैसा ही अतिथि का होता था, बलि होता था। अब बलि कैसा, जिस प्रकार क्या होता है, पहले कोल्हू में तिल पेरा जाता था, उसी प्रकार मूड़ी या पैर लगा दिया जाता था। और आदमी जब पेरा करके पूरा हड्डी मांस हो जाता था, तो लोग बहुत आदर के साथ, चूंकि पूजा करना होता था, भले हम लोग का हो रहा है, घिन आ रहा है, लेकिन उन लोगों को पूजा करना था, आदर के साथ बर्तन उठाते थे और जाकर अपने खेत में छिड़कते थे। उसके बाद फसल की खेती होता था। अब है कि सर, तो फिर यह विद्रोही लोग का है, तो अंग्रेज, जब यह खबर अंग्रेजों को मिला, क्या रे भाई, खोड़ में एक बहुत भयंकर प्रथा, कौन, मरिहम प्रथा चल रहा बा। अगर यह प्रथा अगर इसी प्रकार कंटिन्यू चलता रहा, तो बहुत जल्दी भारत के बहुत सारे इलाके में क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। जब फिर पहुंच जाएगा तो प्रथा वहीं प्रथा शुरू है, चल जाएगा, तो फिर क्या हो, कोई सागा संबंधी नहीं जाएगा। खास करके चूंकि यह धान खेती के समय नर बलि होता था, गेहूं खेती के समय नहीं, तो लोग सावन भादों के शादी विवाह में तो नहीं जाता। क्या पता कहीं हम क्या करें, शादी पर ब्याह में बारात करने जाए तो नर बलि का हो जाए, हमरे हो जाए। अब अंग्रेज के मन में और भी कुछ आया होगा। अब वो क्या करता अंग्रेज,
जहां जहां एक खोड़ जाति के लोग हुआ करता है उस इलाके में क्या कर दिया, आग लगवा दिया कि खाली अतिथियों लोग का बलि हुई, टहनियों के बेटा पुता का बलियों को, और आग लगवा दिया। जिसके बाद जब खोड़ विद्रोह का हुआ, जहां था वहीं पे क्या हुआ, रुक गया। ये कहां पड़ता है इलाका, दिया उड़ीसा के क्षेत्र में क्या होता है, पड़ता है। तो साथ साथ खोड़ विद्रोह भी क्या हुए, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब, तो 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। अब बताइए कि 28 दिसंबर 1885 को एक्चुअल में इसका स्थापना कहाँ होने वाला था और आखिर क्या हुआ, क्या है, ये कहाँ हो गया, मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ये आपको बताना है ये कहाँ होने वाला था और ये कहाँ होने वाला था और किस बीमारी के चलते क्या हुआ, मुंबई के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में का जगह का हुआ चयन किया गया और उसी जगह 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ। और बोमेंस चंद्र बनर्जी जो थे वह क्या थे, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। पूछा जाता है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन, तो बोमेंस चंद्र बनर्जी। अब एक बात भी समझ में आई तब तो बहुत दिक्कत हुई। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, आई है कौन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन क्या होता है 1885 में, और यही अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बाद में क्या बन जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यह बन जाएगा। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को और मजबूत कर दिया, क्योंकि लोगों में अब और जुनून हो गया। चलिए अब कोई राजनीतिक पार्टियां आ गई है जो अंग्रेजों से लड़ने की क्या करेगी, मदद करेगी, तो हम लोग उसके साथ रहेंगे। और 1920 में एम.एन. राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। पूछता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया, तो एम.एन. राय ने किया। कब किया, तो 1920 में किया। कहाँ किया, तो ताशकंद में किया। और 1929 में एन.एम. जोशी ने AITUF का गठन किया। अगला है दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी की स्थापना। दिसंबर 1928 बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने किया, जयप्रकाश नारायण किए। कब किए, तो 1931 में हुआ। और 1924 में सबसे पहले, हाला नहीं करना है, हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी, भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब होता है, तो 1924 में होता है। सर सैयद अहमद खान ने 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में क्या किया, अलीगढ़ कॉलेज का क्या स्थापना की थी, कौन, सर सैयद अहमद खान 1877 में अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन वापस लिया और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने, तो सर आगा खां एवं ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। पूछता है मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया, तो सर आगा खां, और ढाका के नवाब थे कौन, सलीमुल्लाह खान। और यहाँ पे एक लाड है, तो लाड समझ, लाड का मतलब आप बताइए क्या होता है, रोटी देने वाला। अब आप सोचिए कि अंग्रेजी का रोटी देने के लिए आया था कि रोटी लेने के लिए आया था। भारत से राजस्व जाता था तो उसके यहाँ का व्यवसाय चलता था, और कहता है क्या है कि हम लाड हैं, यानी कि हम कहाँ हैं, रोटी देने वाले हैं। यह अंग्रेजों के नाम में क्या हुआ करता था, लाड लगा हुआ करता था। लाड का अर्थ क्या होता है, रोटी देने वाला।